Hello guys, welcome you all on your Gatrix channel, on your channel Gatrix. So friends, if you are new to the channel, please hit subscribe button for getting more videos with tricks. You may follow us on Telegram channel. आज हम अपनी इस मटेरियल साइंस सीरीज का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है स्टील। सो फ्रेंड, अभी तक हमने लेटेस्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था आयरन कार्बन डायग्राम। उसके दो पार्ट थे, स्टील और कास्ट आयरन। जो स्टील कास्ट आयरन वाला पार्ट अपन खत्म कर चुके हैं लेक्चर 2 में, आज स्टील वाला पार्ट खत्म करेंगे। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं स्टील। तो फ्रेंड, जैसे कास्ट आयरन एक आयरन और कार्बन का अलॉय था, उसी तरीके से स्टील भी आयरन और कार्बन का एक अलॉय होता है, तो जिसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज 1.5% तक होता है। ओके, मैंने आयरन कार्बन डायग्राम में आपको 2% तक बताया था, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 1.5%, क्योंकि प्रैक्टिकली यूज जो होता है 1.5% तक होता है। एग्जाम में एक एसएससी जेई में आ चुका है 2019 आफ्टरनून सेशन में, मैक्सिमम पर कार्बन कंटेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, वो 1.5% ऑप्शन था। ये प्रैक्टिकली यूज जो होता है 1.5% होता है, लेकिन आयरन कार्बन डायग्राम में 2% होता है। ओके, तो अपन पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो स्टील का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। अगर कार्बन कंटेंट के बेसिस पे अपन क्लासिफाई करेंगे तो उसको कहते हैं प्लेन कार्बन स्टील। अगर आप अलॉइंग एलिमेंट के बेसिस पे करोगे तो उसे कहेंगे अलॉय स्टील। ओके, अब बेसिकली थर्ड इज आल्सो अलॉय स्टील, बट वी स्टडी इट एट अ सेपरेट। अगर ये बेसिकली अलॉय स्टील ही है, पर इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। ओके, ये क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन इसी का पार्ट है, लेकिन हम इसे सेपरेट पढ़ेंगे इसलिए अलग से लिख दिया। ओके, तो जो आयरन कार्बन डायग्राम में जो स्टील मैंने आपको बताई थी वो प्लेन कार्बन स्टील होती है एक्चुअली, और उसके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं प्लेन कार्बन स्टील के, वो कार्बन कंटेंट के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। पहला जो होता है वो 0.15% से लेके 0 से लेके 0.15% तक अगर किसी स्टील में कार्बन है, प्लेन कार्बन स्टील में, तो उसको कहेंगे अपन डेड माइल्ड स्टील। अगर 0.15% से लेकर, यानी जो पिछले वाले की अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी 0.15% से लेके 0.45% तक, जो 0.45% तक जो कार्बन कंटेंट है उसको कहेंगे लो कार्बन, और 0.45% से लेकर 0.8% तक जो कार्बन कंटेंट है उसको अपन कहेंगे मीडियम कार्बन स्टील, और 0.8 से लेकर 1.5% तक जो कार्बन कंटेंट है उसको अपन कहेंगे क्या, हाई कार्बन स्टील। सो फ्रेंड, ये याद करना बड़ा डिफिकल्ट है, पर लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इस चैनल पर क्यों आए हो, ट्रिक्स के लिए आए हो। तो आपको मैं याद करने की ट्रिक्स बताता हूं फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम कार्बन परसेंट 1.5 है, तो ऐसा कीजिए, आप इसको यहां पर ले आइए, एक डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए पीछे, 0.15%। तो 0.15%, इसको एक मिनट होल्ड कीजिए आप, मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ओके, तो आयरन कार्बन डायग्राम इसका थोड़ा सा ही रफ व्यू बनाया है मैंने, आपको पता होगी ये अल्फा गामा डेल्टा, ये यूटेक्टोइड पॉइंट था अपन का ये यूटेक्टोइड पॉइंट, ये मैक्सिमम 2% था, लेकिन अपन ने यहाँ पर 1.5 लिखा है प्रैक्टिकल यूज के लिए। ओके, तो ये जो रीजन है फर्स्ट रीजन, ये है सेकंड रीजन। इस फर्स्ट रीजन में 3 स्टील आपकी आ गई, डेड माइल्ड स्टील, ओके, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इतना आपको थोड़ा याद रखना है। और जो हाई कार्बन स्टील है, इसका ये पूरा एरिया, सेकंड एरिया में ये पूरी हाई कार्बन स्टील आ गई। थोड़ा समझाने में देर लग रहा है, लेकिन ट्रिक जब बता दूंगा आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी, 2 सेकंड में याद हो जाएगी, मिनट तो बहुत दूर होती। देखिए, 0.15% कार्बन की बात हो गई, ये मैंने इसको लाया, एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसका दुगना करूंगा, इसका दुगना करके इसके जो डेसिमल के बाद पहला पॉइंट है उस पर ऐड कर दूंगा। इसका दुगना कितना होगा, 0.3 मैंने ऐड कर दिया है, ये तो लोअर लिमिट तो अगली यही शिफ्ट हो जाएगी, तो कितना हो गया, 0.3 ऐड करने के बाद 0.45%। ओके फ्रेंड, 0.45%। अब मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि ये तो आपको पता है इसके अंदर 3 स्टील आने वाली हैं,
और लोअर लिमिट, अगली वाली स्टील की लोअर लिमिट इस पिछली वाली की अपर लिमिट हो जाएगी, तो 0.45%। और जब 3 स्टील इसके रीजन के अंदर आ रही हैं, इस रीजन की अपर लिमिट तक जाएगी तीसरी, तो ये 0.8% तक जाएगी। ओके, तो ये अगली हाई कार्बन 0.8 से 1.5। अब आपको शायद याद हो चुका होगा, आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे किस तरीके से। देखिए 1.5 मैक्सिमम इधर लाए, 0.0 शिफ्ट कर दी, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया 0.45 से 0.8 इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है तीसरे वाले रीजन की, और 0.8 से 1.5। ओके, ये आपको ट्रिक भी बता दी मैंने और याद भी रहेगा आपको। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है जो है अलॉइंग एलिमेंट के बेसिस पर किया गया है, वो है लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। अगर मैं अलॉइंग एलिमेंट उसमें ऐड करता हूं 10% बाई वेट से कम ऐड करता हूं तो उसे कहेंगे लो अलॉय। 10% बाई वेट से ज्यादा अलॉय एलिमेंट ऐड करता हूं उसे कहेंगे हाई अलॉय। ओके, स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय स्टील है, उसको अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। और ये हाई अलॉय स्टील के अंदर आती है स्टेनलेस स्टील। इसमें क्रोमियम का परसेंटेज 10.5% से ज्यादा डाला जाता है। ओके, सो अब पढ़ेंगे डेजिग्नेशन ऑफ स्टील। ये भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, डेजिग्नेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। ओके, डेजिग्नेशन ऑफ स्टील, डेजिग्नेशन जो स्टील का किया जाता है वो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, इस तरीके से किया जाता है डेजिग्नेशन ऑफ स्टील। ओके फ्रेंड, ये एग्जांपल लिया है मैंने स्टील को, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं डेजिग्नेशन बता रहा हूं स्टील का। तो किसी किसी स्टील के ऊपर ये लिखा रहता है प्लेन कार्बन स्टील के। इंडस्ट्री में अगर आप जाओ तो किसी स्टील के ऊपर आपको अगर ये लिखा हुआ मिल जाए डेजिग्नेशन, तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें ये 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड ये 20 वाला लेटर है, ये कार्बन परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, और ये 8 वाला है, ये मैग्नीज परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। ओके, ये मैग्नीज परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन परसेंट को, लेकिन डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। लोग सोचेंगे 20% कार्बन, अरे भाई 6.67% से ज्यादा तो कार्बन होता ही नहीं है, 20% कैसे आ गया फिर। तो आप जहां पर ये लेटर लिखा हुआ है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.2% कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन मिलेगा ना, ऑन एन एवरेज मिलेगा। यानी कोई आपसे पूछता है इसमें कितने परसेंटेज कार्बन है, तो आप उससे कहोगे भाई मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज बता सकता हूं। एवरेज इसमें 0.2% कार्बन है। यानी इसकी जो रेंज हो सकती है, हो सकता है इसका जो रेंज है 0.1 से 0.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है इसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज कार्बन परसेंटेज है वो इसमें 0.2% ही है। और एवरेज जो मैग्नीज का परसेंटेज है इसमें, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.8% है। ओके फ्रेंड, ये था डेजिग्नेशन ऑफ स्टील। ओके, प्लेन कार्बन स्टील। अब पढ़ेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग अब पढ़ेंगे अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथड ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ स्टील्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग मेथड बेसिकली बहुत हैं, लेकिन अपन लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो 7 मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो जो पहला मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, वो जो पहला मेथड है वो है सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस। ओके, अब इस सीमेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है फ्रेंड। सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो रॉट आयरन के अंदर जो फेराइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीमेंटाइट में, तो उससे जो स्टील बनती है उसको कहते हैं सीमेंट स्टील। क्या कहते हैं,
सीमेंट स्टील। लेकिन जब ये कन्वर्जन होता है तो रॉट आयरन की सरफेस पर कुछ ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। यानी ब्लिस्टर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हाथ में छाला हो जाता है, इसी तरीके से रॉट आयरन के भी छाला हो जाता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी ब्लिस्टर आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसको अपन ब्लिस्टर स्टील भी कह सकते हैं, ब्लिस्टर स्टील भी कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लिस्टर स्टील किस प्रोसेस से बनती है। यानी ब्लिस्टर स्टील इज मेड फ्रॉम विच प्रोसेस? सीमेंटेशन प्रोसेस, बेसमर प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप टिक कर दो। आपको टिक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए सीमेंट स्टील किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, तब तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप पैर से भी टिक कर सकते हैं। आप अंधा आदमी भी पैर से टिक कर सकता है सीमेंटेशन प्रोसेस। तो ये तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। यानी ब्लिस्टर स्टील जो बनती है अपन की, वो सीमेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। ब्लिस्टर स्टील जो प्रोड्यूस होती है अपन की, वो सीमेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सब ओल्ड हो चुके हैं, नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, पर पढ़ना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं आपको। ओके, अगला प्रोसेस है क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस में जो स्टील प्रोड्यूस होती है उसका नाम होता है क्रूसिबल स्टील। जैसा ही प्रोसेस का नाम वैसा ही स्टील का नाम, क्रूसिबल। लेकिन जो इसमें स्टील प्रोड्यूस होती है वो सुपीरियर होती है सीमेंटेशन प्रोसेस से। इस क्वालिटी वाइज देख लीजिए आप और इसमें डर्ट भी नहीं होती, स्लैग भी नहीं होता, होमोजीनियस होती है इसके कंपैरिजन में। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टील है बेसेमर स्टील। व्हाट? बेसेमर स्टील। फ्रेंड इसको पढ़ाने में अपन को 10 मिनट लग सकती हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको मोटा मोटा बताऊंगा, आउटलाइन बताऊंगा, जिससे कि आप ग्रेस्प कर सकें इजीली। तो बेसेमर स्टील को बनाने के लिए अपन बेसेमर कन्वर्टर का यूज करते हैं। ये 3 स्टेज में प्रोड्यूस होती है। इसमें स्टील जो प्रोड्यूस होती है वो 3 स्टेजेस में प्रोड्यूस होती है। पहली स्टेज को कहा जाता है चार्जिंग पोजीशन। क्या? चार्जिंग पोजीशन। सेकंड को कहा जाता है ब्लोइंग पोजीशन। थर्ड को कहा जाता है पोरिंग पोजीशन। ओके, तो फ्रेंड आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जहां पर भी आपने देखा होगा जो घर बनाने का काम होता है उसमें एक गोल गोल सा घूमता है, एक वो भी एक जिसमें सीमेंट गोल गोल सा घूमता है, उसमें सीमेंट जो होता है वो पिसता है। ओके, इसी तरीके से आप समझ सकते हो, ये एक तरीके का बेसेमर कन्वर्टर भी होता है जो इसी तरीके का होता है। बिल्कुल सेव जो होती है बिल्कुल इसी के तरीके की होती है बेसेमर कन्वर्टर की। तो पहली स्टेज क्या होती है? चार्जिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है? मोल्टन पिग आयरन को इस बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है। तो सेकंड में क्या होता है? ब्लोइंग पोजीशन में ये रोटेट होता रहता है, जैसे वो रोटेट होता है ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, और एक एयर ब्लास्ट इसमें डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एयर ब्लास्ट को टर्न ऑन कर देते हैं घूमती हुई पोजीशन में, जिससे क्या होता है? जो स्लैग होता है वो बर्न हो जाता है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब, लेकिन ये कैसे? इसमें दोनों फ्लेम निकलती हैं, व्हाइट फ्लेम भी निकलती है, ब्राउन फ्लेम भी निकलती है। जो ब्राउन फ्लेम निकलती है, पहले ब्राउन फ्लेम निकलती है, वो इंडिकेट करती है कि स्लैग्स के जलने को इंडिकेट करती है। जो व्हाइट फ्लेम निकलती है वो कार्बन के ऑक्सीडाइज होने को रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स। ओके, थर्ड पोजीशन होती है पोरिंग पोजीशन। पोरिंग पोजीशन, इसमें क्या होता है? पोरिंग पोजीशन में अपन कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में अलॉय डाल देते हैं, जिससे कि उसकी स्टील की स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ सके। ओके, ये भी दो जो बेसेमर स्टील है। आप लेकिन ये याद रखना, मोल्टन पिग आयरन से, ये मोल्टन पिग आयरन से आप स्टील भी बना सकते हैं, मोल्टन पिग आयरन से आप कास्ट आयरन भी बना सकते हैं। अगर मोल्टन पिग आयरन से अपन को
कास्ट आयरन बनाना है तो ब्लास्ट वो क्यूपोला फर्नेस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मोल्टन पिग आयरन से स्टील प्रोड्यूस करनी है तो आप बेसेमर स्टील का यूज करेंगे। ओके, तो ये बेसेमर स्टील जो होते जो बेसेमर प्रोसेस जो होता है, बेसेमर प्रोसेस स्टील नहीं, बेसेमर प्रोसेस जो होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ओके, एसिडिक बेसिक का पता जब चलता है वो कैसे पता चलता है, अगर जो फायर ब्रिक्स की लाइनिंग जो लगी हुई है वो सिलिका से बनी है, किससे बनी है, सिलिका से बनी है, तो क्या कहेंगे अपन, एसिडिक बेसेमर प्रोसेस है। अगर वो टार प्लस बर्न्ड जले हुए डोलोमाइट से बनी है तो अपन कहेंगे उसे बेसिक। तो ऐसे एसिडिक बेसिक ये दोनों आए क्यों, समझ में नहीं आया यार अपन के, इसको समझाऊंगा मैं। क्योंकि जब आप मोल्टन पिग आयरन लेते हो तो उसमें फॉस्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, वो रिमूव नहीं हो पाती। फॉस्फोरस की मात्रा होने की वजह से जो मोल्टन पिग आयरन है स्टील प्रोड्यूस करने के लिए एसिडिक मेथड से अनसूटेबल है, तो इसीलिए बेसिक मेथड यूज किया जाता है बेसेमर में मोल्टन पिग आयरन से। अगर किसी और चीज से बनानी है, अगर किसी और वे से बनानी है तो आप एसिडिक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मोल्टन पिग आयरन से और बेसेमर प्रोसेस यूज करके बनानी है स्टील तो आप बेसिक बेसेमर का ही यूज करेंगे। ओके, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हेनरी बेसेमर ने इसका आविष्कार किया था। इसको मॉडर्न स्टील मैन भी कहा जाता है। हेनरी बेसेमर को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। ओके, लेकिन जब तक ओपन हर्थ प्रोसेस का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले बेसेमर प्रोसेस यूज होती थी, लेकिन जब से ओपन हर्थ प्रोसेस यूज में आने लगा है बेसेमर रेयरली यूज होता है फ्रेंड्स। ओके, फोर्थ इज ओपन हर्थ। तो अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन करना है, ओके, तो आप ओपन हर्थ प्रोसेस का यूज करेंगे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइल्ड स्टील प्रोड्यूस करने के लिए आप ओपन हर्थ प्रोसेस का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है इसमें से वो यहां से बन सकता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन, ओपन हर्थ प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो आंसर जो होगा इसका वह होगा सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। यानी क्वेश्चन यहां से बन सकता है सीमेन मार्टिन प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस एक ही चीज है। ओके फ्रेंड, लेकिन एक चीज यहां पर और बता देता हूं, जो बेसिक बेसेमर प्रोसेस होता है उसको ही अपन थॉमस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या, थॉमस प्रोसेस भी कहते हैं। ये सब मैं एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं एक तरीके से। यहां पर बहुत सारे एग्जाम के, कल मैं शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड क्यूज डालूंगा, देखना कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कितना याद है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज डुप्लेक्स प्रोसेस। व्हाट, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब आने लगी है, ये तो पुराने हो चुके हैं, ये सारे मेथड पुराने हो चुके हैं, अब यूज नहीं होते। अब जो यूज होते हैं ये शुरू के 3 मेथड हैं, डुप्लेक्स प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ओके, जो डुप्लेक्स प्रोसेस है ना, ये इस समय जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट में यूज हो रहा है। जमशेदपुर जो कि बिहार में है, टाटा आयरन एंड स्टील यहां पर यूज हो रहा है ये डुप्लेक्स प्रोसेस। ओके, डुप्लेक्स प्रोसेस बेसिकली एसिडिक बेसेमर एंड बेसिक ओपन हर्थ से मिलकर बना है। बेसिक ओपन हर्थ से मिलकर बना है, इसी का कॉम्बिनेशन है। यानी एसिडिक बेसेमर और बेसिक ओपन हर्थ का कॉम्बिनेशन ही डुप्लेक्स प्रोसेस है फ्रेंड्स। और इस समय ये टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स में
टाटा आयरन स्टील वर्क्स में जमशेदपुर बिहार में यूज हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज एलडी प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज एलडी प्रोसेस। एलडी की फुल फॉर्म है लिंच डोना विट्स। लिंच डोना विट्स। ओके फ्रेंड्स, लिंच डोना विट्स प्रोसेस ये इस समय प्रेजेंटली रूरकेला स्टील प्लांट में यूज हो रहा है। रूरकेला स्टील प्लांट। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो है इलेक्ट्रिक प्रोसेस। यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं है। सेवेंथ प्रोसेस इज इलेक्ट्रिक प्रोसेस। सेवेंथ प्रोसेस इज इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, यानी ये हाई क्वालिटी स्पेशल अलॉय स्टील्स, यानी ये अलॉय स्टील्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ऐसी अलॉय स्टील जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉय स्टील। हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉय स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है। ओके फ्रेंड, लेकिन द इलेक्ट्रिक प्रोसेस में बी एसिडिक और बेसिक, बट बेसिक प्रोसेस इज मोस्टली यूज बिकॉज इट परमिट एक्सटेंसिव एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। यानी बेसिक को ज्यादा प्रेफर करेंगे एसिडिक पर इलेक्ट्रिक में, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो इसकी जो बेसिक लाइन फर्नेस जो होती हैं वो हरोल्ड टाइप की होती हैं। ओके, हरोल्ड टाइप किसकी कैसी होती हैं, हरोल्ड टाइप। ये सारे बेसिकली इसमें से 10-15 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक चार्ट के रूप में बना दिया। नहीं, अगर आपको डिस्कस करता मैं इसको डिटेल्ड वे में तो इसको 1 घंटे से कम नहीं लगता फ्रेंड। ओके, सो आप एक बार ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए। बेसिकली 2 क्वेश्चन इससे बेसिकली जरूर आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ इम्प्योरिटीज इन स्टील। इम्प्योरिटीज इन स्टील। ओके फ्रेंड, इम्प्योरिटीज इन स्टील जो सारी इम्प्योरिटीज वही हैं जो कास्ट आयरन में, लेकिन उधर उनका रोल अलग था कास्ट आयरन में, लेकिन स्टील में जो इनका रोल है वो अलग है। पहली इम्प्योरिटीज है सिलिकॉन। व्हाट? सिलिकॉन। पहली इम्प्योरिटी क्या है? सिलिकॉन। इसमें मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, सिलिकॉन अगर कास्ट आयरन में प्रेजेंट हो एज अ इम्प्योरिटी तो वो क्या करता है, उसको सॉफ्ट एंड डक्टाइल एंड इजीली मशीनेबल बनाता है। ओके, लेकिन अगर ये स्टील में प्रेजेंट है तो ये उसको टफर एंड हार्डर बनाएगा। क्या? टफर एंड हार्डर बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये स्टील में प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये कास्ट आयरन में प्रेजेंट होता तो इसको सॉफ्ट बना देता। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड इंप्योरिटी है फ्रेंड सल्फर। अगर अपन के स्टील में सल्फर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से स्टील में हॉट शॉर्टनेस हो सकती है। हॉट शॉर्टनेस। क्या? हॉट शॉर्टनेस, यानी आप इसे हॉट वर्किंग में यूज नहीं कर सकते। हॉट वर्किंग में यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे हॉट वर्किंग में यूज तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, थर्ड इंप्योरिटी इज मैग्नीज। थर्ड इंप्योरिटी इज मैग्नीज। मैग्नीज बहुत ही वैल्यूएबल इम्प्योरिटीज है। एक तरीके से इम्प्योरिटीज है लेकिन प्योरिटी का ही काम करती है फ्रेंड्स। बहुत ही वैल्यूएबल इम्प्योरिटीज है, इसीलिए इसको डेजिग्नेशन में भी यूज किया गया है। 20C8 जो मैंने एग्जांपल बताया था फ्रेंड। ओके, ये क्या करती है? ये डीऑक्सीडाइजिंग का काम करती है। ओके, डीऑक्सीडाइजिंग एंड प्योरीफाइंग
एजेंट। ओके, और एक और इसका काम है गुड बेंडिंग क्वालिटीज, गुड बेंडिंग क्वालिटीज। ओके, so friend, next point about manganese, it increase critical temperature. Okay, and next impurity is phosphorus. Phosphorus makes our steel brittle and cold shortness. cold shortness का मतलब है यहाँ पर अगर आप इसे कोल्ड वर्किंग करेंगे तो इसमें कोल्ड क्रैक आ सकते हैं। कोल्ड क्रैक आ गए तो ये आपका बेकार हो जाएगा, तो आपको इसको हॉट वर्किंग ही करना है। अगर सल्फर ज्यादा प्रेजेंट है तो कोल्ड वर्क कीजिए, अगर फॉस्फोरस ज्यादा प्रेजेंट है तो आप हॉट वर्किंग कीजिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एसएससी जेईई में आ चुका है, इट इंक्रीजेस द यील्ड पॉइंट इन लो कार्बन स्टील। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इज अलॉय स्टील। व्हाट? अलॉय स्टील। तो फ्रेंड, अलॉय स्टील होता क्या है? अगर आप किसी स्टील में कार्बन के अलावा कोई और अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो कहलाता है अलॉय स्टील। ओके फ्रेंड, जैसे कि पहले मैंने ऐड किया निकल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेस क्यूबिक सेंटर। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ऐड करने के बाद जो स्टील की प्रॉपर्टीज में क्या इंप्रूवमेंट होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड टफनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डक्टिलिटी को नहीं छेड़ता। डक्टिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप निकल ऐड करोगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगी, लेकिन डक्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है निकल का। फ्रेंड्स, ये इस बार ईएस प्रीलिम्स में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, निकल का क्या रोल है इंप्रूवमेंट करने में। ईएस प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन आया था। ओके फ्रेंड, अगर किसी फिक्स कंपोजिशन जैसे 36% कंपोजिशन ऐड कर दी जाए निकल की तो फ्रेंड क्या होगा, इसको कहते हैं इनवार। इसका क्या फायदा है? इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0 होता है, जिसकी वजह से ये प्रिसीजन इक्विपमेंट्स में यूज होता है, जैसे कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करने के लिए भी निकल का यूज करते हैं। यानी आप जानते हैं 725 से ऊपर निकल जो है, 725 से ऊपर ऑस्टेनाइट जो है अनस्टेबल होता है, उसको उस रेंज में स्टेबल करने के लिए अपन निकल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज क्रोमियम। क्रोमियम को तो सभी जानते हैं, ये कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन इसका यूज जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में यहां से आता है, आर्मर प्लेट्स किस स्टील से बनता है? आंसर होगा क्रोमियम स्टील। मोटर और कार क्रैंकशाफ्ट में किस स्टील का यूज होता है? आंसर होगा क्रोमियम स्टील। एक्सल एंड गियर्स किस स्टील से मैन्युफैक्चर होते हैं? आंसर होगा क्रोमियम स्टील। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज वेनेडियम। वेनेडियम का मेन जो काम है वो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है। ओके, नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज टंगस्टन। टंगस्टन हॉट स्ट्रेंथ एंड हॉट हार्डनेस को इंक्रीज करता है, यानी हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम से क्या होता है फ्रेंड? क्रीप रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्रीप रेजिस्टेंस क्या है? एक टाइम डिफॉर्मेशन फिनोमेना है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एंड इसमें क्या होता है, हाई स्पीड स्टील में जो टंगस्टन होता है उसकी जगह आप मोलिब्डेनम यूज कर सकते हैं। जो काम टंगस्टन करता है वही काम हाई स्पीड स्टील में मोलिब्डेनम भी कर सकता है। तो इन HSS हाई स्पीड स्टील इट रिप्लेसेस द टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट इज मैग्नीज। अगर आप 10 से 15% तक मैग्नीज ऐड करते हैं स्टील में तो उसको कहते हैं हेड फील्ड स्टील, जो कि बुलडोजर के जॉज में यूज होती है ग्रिप करने के लिए, सामान को उठाने के लिए। ओके, अगर आप मैग्नीज ऐड करें, और मैग्नीज मैंने आपको पहले बताया एक डीऑक्सीडाइजर एजेंट है, अगर ये फुली डीऑक्सीडाइज कर दे स्टील को तो इसको कहते हैं किल्ड स्टील। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी 3 टाइप्स की होती है फ्रेंड। वन इज martensitic stainless steel, another is ferritic stainless steel, another one is austenitic stainless steel. So कार्बन परसेंटेज martensitic stainless steel में 12 to 14% होता है। जो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ये स्टेनलेस स्टील हाई अलॉय स्टील होती है, जिस हाई अलॉय का मतलब होता है वेट परसेंट अलॉय एलिमेंट 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 से 14% है, यानी ये हाई अलॉय
स्टील है, तो यानी क्रोमियम 12 से 14% के बीच में है तो उसे मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अगर 16 से 18% के बीच में है तो उसे अपन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अगर 18/8 लिखा हो कहीं किसी भी स्टील पर, अगर 18/8 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 18% क्रोमियम है और 8% निकल है। इस स्टील को अपन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक होती है, अगर आप चुंबक लगा के देखेंगे तो चिपकेगी नहीं, ये नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील होती है। वैसे कि ज्यादातर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जो फेरेटिक होती है वो मैग्नेटिक होती है, लेकिन ऑस्टेनेटिक होती है नॉन मैग्नेटिक होती है, ठीक है। और जो मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी है, ये इजीली वेल्ड हो सकती है फ्रेंड, इजीली आप इसे वेल्ड कर सकते हैं और मशीन भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर ऑल टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन हीट ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ मटेरियल साइंस वी स्टार्ट प्रोडक्शन। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज को अटेंड करना चाहते हैं तो टुमारो इट विल बी एट 5 PM फॉर ऑन टेलीग्राम चैनल गेट ट्रिक्स मैकेनिकल, एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।